हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं राष्ट्रीय आय चैप्टर पार्ट नंबर 9। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 8 पार्ट्स में आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लेना, क्योंकि राष्ट्रीय आय की थ्योरी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने उन पार्ट्स के अंदर कवर करवाए हुए हैं। आज की क्लास के अंदर पार्ट नंबर 9 में आपको मैं राष्ट्रीय आय की थ्योरी का एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैं कवर करवाने वाला हूं। वो क्या है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और प्यार से इस पूरे चैप्टर में हम इसको कहेंगे NFIA, क्योंकि इस टॉपिक का जो ज्यादा यूज है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर है और वहां पर हम NFIA वर्ड ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये NFIA का मतलब क्या होता है ध्यान से समझना, क्योंकि NFIA का ज्यादा इस्तेमाल न्यूमेरिकल में किया जाता है। थ्योरी इसकी हालांकि कम आती है एग्जाम के अंदर, लेकिन फिर भी हमें NFIA के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें पता होनी चाहिए। देखो NFIA का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। किसी भी सामान को बनाने में, वस्तु और सेवाओं को बनाने में 4 चीजों की आवश्यकता होती है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम के रूप में हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है? किराया, ठीक है। दूसरा क्या मिलता है? मजदूरी। तीसरा क्या मिलता है हमारे को? ब्याज। और चौथा हमारे को क्या मिलता है? लाभ। ठीक है, ये इनकम हमारे को 4 तरीके से हमारे को इनकम हो सकती है: किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ। देखो इंडिया के अंदर बहुत सारे विदेश की कंपनियां हैं जो आकर इंडिया में काम कर रही है। बहुत सारे विदेश के कर्मचारी इंडिया में आकर काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे विदेश वाले लोगों का इंडिया में पैसा लगा हुआ है। बहुत सारे इंडिया के लोग भी विदेशों में जाकर काम करते हैं। बहुत सारी इंडिया की कंपनियां भी विदेशों में जाकर काम कर रही है, वहां से लाभ कमा के लेकर आ रही है। इंडिया के बहुत सारे लोगों का पैसा विदेशों में भी लगा हुआ है। तो ये बात तो सबको पता है, क्योंकि आज हमारी इकोनॉमी कैसी है? एक ओपन इकोनॉमी, एक खुली अर्थव्यवस्था है। हमारे लोगों को पूरी स्वतंत्रता है कि वो बाहर जाकर काम कर सकते हैं, और बाहर के लोगों को भी पूरी स्वतंत्रता है कि वो इंडिया के अंदर आकर काम कर सकते हैं। ये बात सबको पता होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोग इंडिया से पैसा कमाते हैं और लेकर बाहर चले जाते हैं, और इंडिया के लोग भी विदेशों में जो काम करते हैं बहुत सारा पैसा कमाते हैं और इंडिया में लेकर आ जाते हैं। ठीक है, जब हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं, जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं, तो हमें इनका नेट चाहिए होता है। नेट का मतलब कि देखो इंडिया के अंदर से बहुत सारे लोग किराए के रूप में पैसा कमा के बाहर ले गए होंगे, मजदूरी के रूप में पैसा कमा के बाहर ले गए होंगे, ब्याज के रूप में पैसा कमा के बाहर ले गए होंगे, लाभ के रूप में पैसा कमाकर बाहर ले गए होंगे। सेम इंडिया की भी कंपनियां जो विदेशों में काम कर रही है, वहां से पैसा कमाया होगा लाभ के रूप में, वो इंडिया में लेकर आओगे। इंडिया के लोग बहुत सारे जो मजदूरी बाहर कर रहे हैं, वो क्या करते होंगे? सैलरी, वेजेस कमाकर इंडिया में लेकर आते होंगे। इंडिया के बहुत सारी कंपनियां हैं जो बाहर काम कमा रही है, लाभ कमा के, इंडिया के बहुत सारे लोगों का पैसा बाहर लगाए जो ब्याज कमाकर इंडिया में लेकर आते हैं। तो जब हम इस इनकम का नेट निकालते हैं, मैं मान के चलता हूं कि इंडिया से बाहर वाले, यानी कि इंडिया के अंदर से जो बाहर के लोग हैं, इंडिया के अंदर से कितने कमा कर लेकर चले गए? 900 करोड़ रुपए कमा के लेकर चले गए। और इंडिया वाले बाहर से कितना पैसा कमा के लेकर आए? 1000 करोड़ रुपए कमा के लेकर आए। तो मुझे बताओ हमारी नेट इनकम कितनी हो गई? 100 करोड़ रुपए। क्योंकि इसी को हम लोग कहते हैं सिंपल NFIA। इसी को हम क्या कहते हैं? NFIA कहते हैं। NFIA का सिंपल मतलब क्या है? इंडिया के लोग विदेशों से जितना पैसा कमाते हैं, मैंने एग्जांपल लिया, इंडिया के लोगों ने विदेशों से कितना पैसा कमाया? 1000 करोड़ कमाया। ठीक है, और विदेश वालों ने इंडिया से कितना कमाया? 900 करोड़ कमाया। तो हमारा नेट इनकम कितनी निकली? हमारी 100। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई बाहर वाले हमारे देश के अंदर से ज्यादा कमाए और हम बाहर से पैसा कम कमा के लेकर आए, ऐसा भी संभव है। तो NFIA पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब जरा हम समझते हैं NFIA का मतलब क्या होता है। इससे अभिप्राय विदेशों से प्राप्त साधन आय और विदेशों को दी गई साधन आय के अंतर से होता है। अब साधन आय क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। साधन आय में 4 चीजें आती हैं: किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ। ठीक है, साधन आय में ये 4 चीजें आ जाती हैं। अब देखो क्या डेफिनेशन बताएगी। इससे अभिप्राय विदेशों से प्राप्त साधन आय है। विदेशों से आपने कितना पैसा प्राप्त किया, किस रूप में? किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ। कितना प्रदान करा हमने? कितना प्राप्त किया? 1000 करोड़ हमने प्राप्त करा। और विदेशों को दी गई साधन आय, और विदेशों को हमने कितने रुपए दिए? किस रूप में? किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में कितने दिए? 900। ठीक है, उसके बीच का जो अंतर है, तो अंतर कितना आया था? 100। इसी को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं?
NFIA कहते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहते हैं। इसका सूत्र क्या निकला भाई? सूत्र इसका क्या है NFIA का? विदेशों से अर्जित साधन आय, तो हमने अर्जित कितना करा था? 1000 करोड़। और विदेशों को भुगतान की गई साधन आय, कितना भुगतान करा हमने? किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में 900 करोड़। तो इसका जो अंतर आता है इसी को हम लोग NFIA कहते हैं। इंग्लिश में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और फैक्टर इनकम टू अब्रोड, यानी कि हमने बाहर से कितना इनकम रिसीव करा और दूसरा बाहर के लोग हमारे इंडिया से कितना पैसा लेकर चले गए, इसका जो डिफरेंस आता है इसे हम लोग कहते हैं NFIA। अब आ जाते हैं NFIA का महत्व क्या है। ये जो NFIA है ना, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, NFIA राष्ट्रीय आय और घरेलू आय के बीच में अंतर लाने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। अगर हमें निकालना हो कि हमारे देश की घरेलू आय क्या है, तो घरेलू आय का मतलब क्या होता है? हमारे देश के सामान्य निवासियों ने, हमारे देश के सामान्य निवासी में दोनों आते हैं, लोग भी आ जाती हैं और संस्थाएं भी आ जाती है, कंपनी वगैरह भी आ जाती है। हमारे देश के सामान्य निवासियों ने कितना पैसा देश के अंदर कमाया। ठीक है, तो जब हम घरेलू आय में हम अपने विदेशों की अर्जित आय को भी, शुद्ध आय को भी जोड़ते हैं तो हमारी राष्ट्रीय आय निकलकर सामने आती है। अब ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूं। देखो, NFIA का महत्व क्या है? NFIA राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में अंतर करने में सहायता करता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या करने में सहायता करता है? घरेलू आय और NFIA क्या करता है? राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में अंतर करने में सहायता करता है। जैसे राष्ट्रीय आय का मैंने फॉर्मूला लिखा है। राष्ट्रीय आय कैसे निकलता है? जो भी आपने अपने देश में कमाया, अगर मुझे भारत की राष्ट्रीय आय निकालनी है तो इसका तरीका क्या है? जो भी मैंने अपने देश में कमाया, भारत की बाउंड्री के अंदर कमाया और हमारे देश के सामान्य निवासियों ने कमाया, जो भी भारत की घरेलू आय है उसमें विदेशों से साधन आय को जोड़ दिया जाए। विदेशों से हमारे पास जितना पैसा आया उसको जोड़ लो और माइनस कर दो विदेशों का साधन आय। तो कैसे निकलता है भाई राष्ट्रीय आय? हमारे देश के सामान्य निवासियों ने, हमारे देश के लोगों ने भारत में जितना पैसा कमाया इसे कहते हैं घरेलू आय। फिर हम उसमें से क्या करते हैं? जितना पैसा हमने बाहर से अर्जित करा, विदेशों से साधन आय जितना अर्जित करा उसको जोड़ना है, प्लस विदेश के लोगों ने हमारे देश में से जितना पैसा लेकर चले गए उसको हमें माइनस कर देना है। विदेशों को साधन आय, विदेशों का साधन आय, उसको हमें माइनस कर देना है। अगर आप गौर करोगे तो यही क्या है? ये हमारा क्या था? NFIA था। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला ये भी बना सकते हैं राष्ट्रीय आय का कि घरेलू आय में जब NFIA को जोड़ा जाता है तो हमारे देश की राष्ट्रीय आय बन जाती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि NFIA हम क्यों पढ़ रहे हैं। NFIA पढ़ने के पीछे का जो पर्पस होता है वो होता है कि भाई हम घरेलू आय में जब तक NFIA नहीं जोड़ेंगे हमारे देश की राष्ट्रीय आय हमें पता नहीं चलेगी। इसीलिए NFIA का इतना महत्व है, क्योंकि ये हमें राष्ट्रीय आय निकालने में हमारी मदद करता है। अब देखेंगे भाई NFIA धनात्मक हो सकता है। कब धनात्मक होगा? अगर हम विदेशों से पैसा ज्यादा कमाए और विदेश वाले हमारे देश के अंदर से पैसा कम लेकर जाए, तो इसका मतलब हम प्लस में चल रहे हैं। इसके जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, हमने विदेश से कमाए 1000, विदेश वालों ने हमारे देश से कमाए 900, तो हम धनात्मक चल रहे हैं। तो NFIA धनात्मक हो सकता है। शून्य मान के चलो, हमने कमाए 1000, उन्होंने भी हमारे देश से कमा लिया 1000, तो इसका मतलब NFIA क्या होगा? शून्य। ऋणात्मक भी हो सकता है। विदेश वालों ने हमारे देश से कमाए 1000, हमने कमाए 900, तो हम इसमें क्या है? ऋणात्मक में चले जाए। तो NFIA की तीनों मूल्य हो सकता है। NFIA धनात्मक हो सकता है, NFIA शून्य हो सकता है और NFIA ऋणात्मक भी हो सकता है। एक बंद अर्थव्यवस्था में NFIA का मूल्य हमेशा शून्य होता है। देखो क्या होता है? देखो, अर्थव्यवस्थाएं दो तरीके की होती है, एक बंद अर्थव्यवस्था, एक खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? आज इंडिया दुनिया के लगभग सारे देशों के साथ व्यापार करता है। इंडिया लगभग 180 देशों के साथ इस टाइम पे व्यापार करता है। तो आज भारत का रिलेशन दुनिया के अलग अलग देशों के साथ है। खुली अर्थव्यवस्था यानी वस्तु और सेवाओं का खुला आदान प्रदान भारत सारे देशों के साथ करता है, ये हो गई खुली अर्थव्यवस्था। अगर खुली अर्थव्यवस्था है तो जाहिर सी बात है बाहर की बहुत सारे लोग बाहर के आएंगे, बाहर की बहुत सारी कंपनियां इंडिया से पैसा कमा के लेके जाएंगी और इंडिया वाले भी बाहर जाएंगे और पैसा अर्जित करके लेकर आएंगे, तो ये खुली अर्थव्यवस्था है। तो अगर खुली अर्थव्यवस्था है तो इनकम बाहर से आएगा भी और अपनी इनकम बाहर जाएगी भी, तो वहां पर तो NFIA की वैल्यू निकलेगी। NFIA कुछ भी हो सकता है, वहां पर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन
लेकिन मान के चलो अगर हमारी अर्थव्यवस्था ही बंद है, अर्थव्यवस्था बंद होने का मतलब कि इंडिया दुनिया के किसी भी देश के साथ कोई लेन देन नहीं करता, अगर हम दुनिया के किसी भी देश के साथ कोई लेन देन नहीं करता, तो ना तो हम बाहर वालों से कोई सामान खरीद रहे हैं, ना तो हम बाहर वालों के दूसरे देशों में जाकर कोई भी काम कर रहे हैं, यानी कैपिटल का कोई फ्लो ही नहीं है। ना बाहर वाले लोग हमारे देश में आके कंपनियां लगा रहे हैं, हमारे देश में आके कोई जॉब कर रहे हैं, तो बाहर वाले भी हमारे देश के अंदर से कोई पैसा नहीं कमाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बंद अर्थव्यवस्था है तो उसका दुनिया के दूसरे देशों के साथ कोई लेन देन नहीं होगा, तो ना तो वो विदेशों से कोई साधन आय कमाएंगे, ना तो वो विदेशों को कोई साधन आय का भुगतान करेंगे। ऐसी स्थिति में एनएफआईए का मूल्य क्या हो जाएगा? बच्चों नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एनएफआईए के घटक। अब ये एनएफआईए के घटक कितने हैं भाई? एनएफआईए के कुल मिलाकर होते हैं 3 घटक, ठीक है। वैसे देखा जाए तो 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 घटक यहां पर होते हैं। सिंपल मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहला घटक क्या है? देखो, आप घटक को समझने से पहले आप ये समझो कि साधन आय क्या क्या हो सकती है। साधन आय मैंने आपको बताया, किराया हो सकता है, मजदूरी हो सकता है, ब्याज हो सकता है और लाभ हो सकता है, ठीक है। पहला क्या है? कर्मचारियों का शुद्ध मुआवजा, इसे कहते हैं नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि शुद्ध मजदूरी भी आप बोल सकते हो। इंडिया के लोग बाहर जाकर काम करते हैं, बाहर के लोग भी इंडिया में आके जॉब करते हैं, ठीक है। इंडिया के लोग बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, बाहर के लोग भी इंडिया में आके बहुत सारे जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना भी इंडिया से बाहर जितनी सैलरी गई और बाहर से इंडिया में जितनी सैलरी आई, तो उसका जो नेट निकाला जाता है, पहला वही बोल रहा है। तो कर्मचारियों का शुद्ध मुआवजा था, यानी कि इसके अंदर क्या आ गया? मजदूरी आ गई, ठीक है। आप ध्यान समझते रहना। संपत्ति और उद्यमशीलता से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? इसके अंदर किराया, इसके अंदर ब्याज और इसके अंदर लाभ, यानी कि ये 3 चीजें इसके अंदर आ गई। यानी कि किराया, ब्याज और लाभ, भारत वालों ने जितना किराया, ब्याज और लाभ विदेशों से कमाया, विदेश वालों ने इंडिया से जितना किराया, ब्याज और लाभ कमाया, जब उसका नेट निकाला जाता है तो इसे कहते हैं संपत्ति और उद्यमशीलता से प्राप्त शुद्ध आय, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगले नंबर पे है शुद्ध प्रतिधारित आय। शुद्ध प्रतिधारित आय का मतलब ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, आप ध्यान से समझ लेना। शुद्ध प्रतिधारित आय का मतलब क्या होता है? देखो, जो कंपनियां होती है ना, वो अपने सारे खर्चे देने के बाद अपना प्रॉफिट निकालती हैं, तो अपने प्रॉफिट का वो सारा हिस्सा खर्च नहीं करती, बल्कि क्या करती है? टैक्स वगैरह देने के बाद अपना कुछ प्रॉफिट अपने हाथ में रख लेती है। जैसा हम लोग करते हैं ना कि भाई पापा की जितनी भी सैलरी आई तो सारी सैलरी खर्च नहीं करते, कुछ पैसा हम क्या कर लेते हैं? सेव कर लेते हैं, बैंक में रख लेते हैं। सेम ऐसे ही कंपनियां भी करती है। कंपनियां इंडिया की जो कंपनियां विदेशों में काम कर रही है, वो अपना सारा टैक्स वैक्स देने के बाद जो भी पैसा उनके पास प्रॉफिट बचता है, उसका कुछ हिस्सा अपने पास सेव करके रख लेती है। सेम अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया में काम कर रही है तो वो भी ऐसे ही काम करती है। तो इंडिया की कंपनियों ने विदेशों में जितना पैसा जमा कर रखा है, विदेशों की कंपनियों ने इंडिया में जितना पैसा जमा कर रखा है, उसका जो नेट निकलता है उसे हम लोग कहते हैं शुद्ध प्रतिधारित आय। तो एग्जाम में कई बार आ जाता है एनएफआईए की घटक बताओ। एनएफआईए के टोटल 3 घटक है, तीनों घटक याद कर लेना। बाकी जब हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, राष्ट्रीय आय के जब हम संख्यात्मक प्रश्न स्टार्ट करेंगे, इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर देखना एनएफआईए का हम कैसे